नमस्ते। हेल्थ 360 के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर दीपेंद्र गर्ग, जो एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे बच्चों और उनके होने वाली बीमारियों में रोकथाम के बारे में। डॉक्टर गर्ग, आज आपका हमारे एपिसोड में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे हमारा पहला प्रश्न है कि अ, आपका अभी तक बच्चों के लिए जो आप ट्रीटमेंट हैं, तो कैसा अनुभव रहा है अभी तक? Namaskar 360. Thanks for inviting me in your studio. I am Dr. Dipender Garg. I am senior professor and head of the department in RUHS Medical College of Health Sciences, जयपुर। जहाँ तक बच्चों के साथ काम करने का अनुभव है, कहते हैं बच्चे भगवान का मूर्त रूप है, तो उनके मुस्कुराते हुए चेहरे वास्तव में एक सुखद अनुभव है। उनके साथ काम करना, उनके पेरेंट्स के तरह तरह के क्वेश्चनों का जवाब देना, रियली इट वाज ए पैशन। और मुझे शुरू से ही जब मैंने पीजी का सिलेक्शन किया था तो मुझे एक कहीं ना कहीं तमन्ना थी कि मुझे चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करके बहुत ही सुखद अनुभव है। सर, आज के समय में बाल चिकित्सा में क्या नई चीज़ है और क्या नए प्रगति देख रहे हैं आप? देखिए, पिछले अगर हम 5 दशक की बात करें तो हमारे देश ने शिशु रोग से जो शिशुओं में होने वाली मृत्यु है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और नियोनेटल मोर्ट, बहुत ही एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। आज के 50 दशक पहले हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट 3 डिजिट में होती थी, जो आज करंट घट के हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 25 पर 1000 लाइव बर्थ है, जबकि नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट लगभग 17 पर 1000 लाइव बर्थ है। तो हमारे देश ने काफ़ी अभूतपूर्व प्रगति की है और नई नई बीमारियों का हमारे सरकारी अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सरकार ने काफ़ी सहयोग करके और हमारे जो बाल चिकित्सा में काफ़ी सुधार किया है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराया है और नई नई बीमारियां आजकल डायग्नोस्टिक जेनेटिक जो टेस्टिंग अवेलेबल हुई है, उससे हम काफ़ी बीमारियों का डायग्नोसिस और इलाज कर पा रहे हैं। सर, भारतीय बच्चों में सबसे आम स्वास्थ्य समस्याएं कौन सी हैं? देखिए, जैसे जैसे हमारा देश प्रगति कर रहा है, वैसे वैसे नॉन कम्युनिकेबल बच्चों में होने वाली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, आज से कुछ टाइम 3 दशक 2 दशक पहले हम संक्रामक बीमारियों से लड़ रहे थे, जैसे कि बच्चों में उल्टी, दस्त, हैजा, पीलिया, मलेरिया, टीबी, डेंगू इत्यादि बीमारियों से हम जूझ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, वैसे भी हमारे बच्चों में होने वाली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, असंक्रामक रोग लाइक मोटापा, ओबेसिटी, डायबिटीज और मानसिक रोग काफ़ी बड़े हैं। सर, बच्चों के काम करना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण कितना रहा और संतोषजनक कितना रहा? देखिए, बच्चों के साथ काम करना चुनौतीपूर्ण ऐसा है कि छोटे बच्चे वो अपने आप को नहीं बता सकते कि मेरे को ये बीमारी है, तो हमें बच्चों के एक्सप्रेशन से, उनके साइन सिम्टम से, पेरेंट्स से हमें बहुत बार डीपली हिस्ट्री लेनी पड़ती है। तो ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है बच्चों के साथ कि वो अपनी चीज़ों को नहीं बता सकते, नहीं एक्सप्रेस कर सकते, लेकिन हमें उनको मुख भाषा को, उनके जो एक्सप्रेशन को हमें पढ़ना पड़ता है। जहाँ तक सुखद अनुभव की बात है, रोते हुए बच्चे या जो है बच्चे जितने जल्दी डिटोरिएट होते हैं उतनी जल्दी रिकवर भी होते हैं, तो उनमें रिकवरी रेट भी फास्ट है अगर हम टाइमली एक्ट करते हैं। तो ठीक होते हुए बच्चे और उनके मुस्कुराते हुए पेरेंट्स को देखना एक सुखद अनुभव। सर, अभी हाल ही में जो है मौसम चेंज बहुत हुआ और आगे भी होगा, तो ऐसे में बच्चों में कौन सी आम बीमारियां आएंगी और इनसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, जैसे जैसे अभी मौसम चेंज हुआ है, क्योंकि मान के चलिएगा जैसे ही मौसम परिवर्तित होता है बच्चों का बीमार होना स्वाभाविक है। स्पेशली ये बरसात के बाद वाला पीरियड पोस्ट रेनी सीजन है, इसमें हमारी संक्रामक रोग बीमारियां बढ़ जाती हैं, जैसे डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार। इसी के साथ जैसे ही दिवाली आती है, हमारे पटाखे और ये इन सब से भी हमारे एयर क्वालिटी ख़राब होती है, तो उससे बच्चों में
अस्थमा, एलर्जी और ये मैनिफेस्टेशन, सांस की तकलीफ होना। दूसरा, ठंड जैसे ही बढ़ती है बच्चों में जो है स्पेशली निमोनिया, ब्रोंकियोलाइटिस, सांस की तकलीफ़ें होना, ये काफ़ी रोग आम कॉमन है। इनसे बचने का उपाय है, सबसे पहली बात करें तो मलेरिया और डेंगू की, कि हम हमारे आसपास के वातावरण को प्रदूषण रहित रखें। मीन्स कि हम आसपास पानी नहीं इकट्ठा होने दें, मच्छरों को नहीं पनपने दें, घर में जाली वाले गेट रखें, बच्चे बाहर जो है पूरे पतले और पूरी बाहों के कपड़े पहन के रहे हैं, और अगर कोई बीमारी होती भी है तो उसको टाइम से हम बाल रोग विशेषज्ञ की सलाह लेके कंसल्ट करके उसका तुरंत हम समाधान और निदान कर सकते हैं। ऐसे ही हम थोड़ा समझदारी दिखाएं कि बहुत बड़े हैवी स्मोक वाले पटाखे हम नहीं चलाएं और कम से कम उसका उपयोग करें, जिससे जो है एयर क्वालिटी का एक जगह जो थोड़ा करें जिससे एयर क्वालिटी। जिन बच्चों को ऑलरेडी इस तरह की एटोपी, अस्थमा की स्थिति है, वो घर से बाहर नहीं निकले, मास्क लगा के निकलें, तो हम इन बीमारियों से रोक सकते हैं। और तीसरी बात, मौसम परिवर्तित जैसे ठंड की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, तो हम बच्चों में होने वाले निमोनिया और ब्रोंकियोलाइटिस से भी हमें बच्चों को बचाना है। बिल्कुल सर। सर, बच्चों में आजकल मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो इससे कैसे निपटा जा सकता है? कि आने वाले टाइम में हमारी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो मोटापा ही है, और मोटापा से होने वाली कॉम्प्लिकेशन है अस्थमा, स्लीप एपनिया, डायबिटीज़, जोड़ों का दर्द, हृदय की प्रॉब्लम। ये सारी जो बीमारियां हैं वो हमें मोटापे की वजह से आती हैं। तो पहली बात तो हमें समझना होगा कि हमारा मोटापा बढ़ क्यों रहा है। मोटापा बढ़ने का 2-3 रीज़न है। एक, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होना। दूसरा, हमारा खान पान में चेंज होना। आजकल जंक फूड इतना बढ़ गया है कि बच्चों को, क्योंकि जंक फूड मतलब अल्ट्रा प्रोसेस, हाई कैलोरी वैल्यू, हैविंग हाई शुगर एंड हाई साल्ट कंटेंट। तो ये टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं, कैलोरी में बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, तो ये बच्चों को जो है बहुत अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हमें हमारे बच्चे को, हमारी पीढ़ी को, दूसरा क्या है कि जंक फूड की अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा कारण है। आज रात को 12 बजे 2 बजे भी आपको स्विगी जोमेटो से इजीली अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं हमें जंक फूड को डिमोट करना पड़ेगा या उसको लिमिट करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी कमी जो खामी देखी गई है वो लेस फिजिकल एक्टिविटी, और थर्ड इज़ द स्क्रीन टाइम। तो मोटापे से निपटने के लिए सबसे पहली बात तो हमें फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट करनी पड़ेगी। उसके लिए हमने देखा है कि आम तौर पर अभी हमारे जो है मकान तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के खेलने का स्पेस कम होता जा रहा है। तो हमारे गवर्नमेंट लेवल पे भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि हमारे सरकारी तंत्र बच्चों को अच्छे गार्डन और दुर्घटना रहित जगह पे जो है बच्चों को घर के पास खेलने के पार्क डेवलप किए जाए, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रमोट किया जाए। हमारी न्यूक्लियर फैमिली से हमें वापस अपने जो है जॉइंट फैमिली पाना पड़ेगा, जहाँ पे बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स अपने एक दूसरे को टाइम दे सकें। तीसरी सबसे बड़ी बात, हमें स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। सर, स्क्रीन टाइम से जो प्रश्न है वो अगला जुड़ा हुआ है कि बच्चों की टीवी, मोबाइल, इन सब से कैसे दूर करें और अ, दूर कैसे करें और इनसे कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, जो अकॉर्डिंग टू हमारी आईपी गाइडलाइंस है, बच्चों का स्क्रीन टाइम छोटे बच्चों को आधा घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेस देन 1 ईयर में तो हम रिकमेंड ही नहीं करते हैं, और 1 to 5 ईयर में लेस देन 30 मिनट होना चाहिए, और बड़े बच्चों में भी 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होता। तो सबसे बड़ा है कि हम, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे बड़ा उदाहरण होता है उनके पेरेंट्स। अगर उनके पेरेंट्स भी मोबाइल, टीवी या उससे लगे रहेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें भी पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स, समझना होगा कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वही हमारे बच्चे फॉलो करेंगे, तो हमें एज ए पेरेंट लिमिट करना पड़ेगा, तभी हम अपने बच्चों को कह सकते हैं। दूसरा, हमें बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रमोट करना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा करें। तीसरा, हमें खाने की हैबिट, कई बार देखा गया है कि स्क्रीन टाइम के साथ साथ ही हम खाना खाते हैं, उस चीज़ को भी हमें प्रमोट करना है। खाना खाते टाइम मतलब डाइनिंग टेबल, दैट इज फैमिली टाइम, नो स्क्रीन टाइम। सो वी कैन प्रमोट द हेल्दी एटमोसफियर एज वेल एज डिक्रीज द स्क्रीन टाइम। और स्क्रीन टाइम की वजह से जो बच्चे को आवाज़ रहेगा मैंने कितना खाना खाया है, अदरवाइज जो वो स्क्रीन पे लगा रहेगा तो उसको आवाज़ भी नहीं रहेगा मैंने कितना खाना खाया है, और उससे मोटापा बढ़ता है। जी बिल्कुल सर। सर, बच्चों में स्क्रीन टाइम की वजह से आजकल जो है चिड़चिड़ापन, स्वास्थ्यिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और व्यवहार संबंधी समस्याओं का भी
बढ़ता जा रहा है, तो आपका इसको लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, स्क्रीन टाइम से न केवल मोटापे और अन्य बीमारियों को प्रमोट हो रहा है, बल्कि बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसमें स्पेशली बच्चों में ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स, इरिटेबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी, बाइल आक्रामकता जो है इसको कह सकते हैं, बाइलेशन, वो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इनसे वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती है निपटना। तो कहीं न कहीं हम बच्चों को, क्योंकि बच्चे और चाइल्डहुड और एडोलेसेंट पीरियड बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है, जहाँ पे हम बच्चे के दोस्त और फ्रेंड बन के उन प्रॉब्लम से निपटा सकते हैं। तो कहीं न कहीं हमें एल्डर रोल मॉडल बनना पड़ेगा, प्लस हमें बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी और ये सब की तरफ मोड़ना पड़ेगा, क्रिएटिविटी में मोड़ना पड़ेगा। उनको अदर जो है कलाओं में एंगेज करना पड़ेगा, चाहे म्यूजिक हो, चाहे क्राफ्ट हो, चाहे इन चीज़ों में डांस हो, उन एक्टिविटी में हमें बच्चों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सर, छोटे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पुराने शास्त्रों की बात करें तो उनमें भी यही लिखा हुआ है कि जैसा आहार वैसा ही मन और वैसा ही तन। बिल्कुल सर। तो कहीं न कहीं हमें आहार को बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। हमें जो है हमारे जो खान-पान है दिन में, उसमें जो बताए गए हमें खाद्य श्रृंखला के जो सातों तत्व हैं वो होने चाहिए, सीरियल, पल्सेज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, शुगर, जैगरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, तो इनका होना चाहिए। फास्ट फूड से हमें बचना पड़ेगा, मौसम के अनुरूप हमें अपना खान पान रखना पड़ेगा, तभी हम रोग प्रतिरोधक क्षमताओं से बच सकते हैं। सर, बच्चों में नई बीमारियों के नए-नए लक्षण दिखाई देते हैं, तो इन नई बीमारियों के लिए कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि बच्चे को ये बीमारी है? देखिए, कुछ बीमारियां आजकल ऐसा होने लगा है कि बीमारियों के जो है मतलब एक सेट पैटर्न से हट के भी विपरीत लक्षण दिखते हैं। तो सबसे पहले तो अगर सिंपल खांसी जुकाम है तो हम होममेड बेस्ड रेमेडीज कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि किसी भी क्षण पे कोई बच्चों को फीवर है या कुछ और चीज़ है, तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करना चाहिए, और केमिस्ट से जो ओवर द काउंटर है, एक्सेप्ट कुछ मेडिसिन पे बुखार और इसकी मेडिसिन के अलावा स्पेशली एंटीबायोटिक्स जो हम यूज कर रहे हैं, उसमें हम मतलब उचित बाल चिकित्सक परामर्श के बाद ही यूज करना चाहिए। तो सबसे बेहतर है कि जो भी हमारा बच्चा बीमार हुआ है तो वी हैव टू कंसल्ट द पीडियाट्रिशियन एंड अकॉर्डिंग टू हिज एडवाइस वी हैव टू टेक द मेडिकेशन। जी सर। सर, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाल स्वास्थ्य समस्याओं में आप कैसे देखते हैं? अब ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसे-जैसे हम प्रगति कर रहे हैं, हमारे गाँव सिकुड़ते जा रहे हैं और अर्बन एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, जिसमें स्लम भी डेवलप हो रहा है साथ में। तो नो डाउट आज हमारे रूरल और अर्बन हेल्थ में काफ़ी गैप है। रूरल क्षेत्र में हमारे शिशु रोग विशेषज्ञों की कमी है, तो कहीं न कहीं हम उस गैप को परमिट करने के लिए अभी भारत सरकार ने काफ़ी एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ाई हैं, पीजी की सीटों में भी इजाफा करा है। तो धीरे-धीरे हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी है वो ग्रामीण की ओर भी रुख कर रही है, पर अभी भी तो हमारे डिस्पैरिटी बनी हुई है। उसको दूर करने के लिए सबसे पहली बात सरकारी स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए कि जो लोग दुर्गम क्षेत्र में और रूरल एरिया में काम कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे के हम उनको थोड़ा अट्रैक्ट कर सकते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ को। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर हम और सुदृढ़ कर सकते हैं। तीसरा, हम कुछ ब्रिज गैप जो सरकार कर भी रही है प्रयास, लाइक एएनएम, आशा और हमारे पैरामेडिक्स हैं, उनको हम ट्रेन कर रहे हैं, जो हमारी बीमारियों को लगकर एटलीस्ट छोटी बीमारियां उनको वहाँ ट्रीट कर सकें और बड़ी बीमारियों को उचित समय पे रेफ़र कर सकें, ताकि उनको टाइमली हेल्थ फैसिलिटी दी जा सके। सर, कोई ऐसा वाक्य बच्चों के डॉक्टर के रूप में जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा हो और आपके लिए भी एक नया अनुभव रहा हो? अभी रिसेंटली हमने आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज में पिछले 3 महीने से 4 महीने से काफ़ी प्रोग्रेस की है। जब से हमारे मुख्यमंत्री भी इस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, तो उनका भी ध्यान उससे और आकर्षित हुआ है। दूसरा, इन्होंने जो नई जिम्मेदारी हमारे नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट को दी है, अभी हमने एनआईसीयू चालू किया और रिसेंटली हमने एक 650 ग्राम के बच्चे को बचाया है, जो कि 26 हफ्ते में जन्म से टाइम से पहले पैदा हुआ, और ऑलमोस्ट वो हमारे एनआईसीयू में 3 महीने रह के गए। और सबसे बड़ी बात, उनके जो
बच्चा हुआ वो आईवीएफ से वो कंसीव हुआ और 10 साल बाद हुआ। जी। तो उसको डिस्चार्ज करके जो खुशी का अनुभव हमने किया वो, और जो उनके पेरेंट्स ने हमें जो है मतलब प्लेजर फील कराया, दैट वाज अविस्मरणीय घटना। 650 ग्राम के बच्चे को इंटैक्ट सर्वाइवल के साथ बचाना वास्तव में चुनौतीपूर्ण भी है और सुखद अनुभव भी है। सर, एक अंतिम प्रश्न कि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए माता-पिता और समाज के लिए एक मुख्य संदेश आप क्या देना चाहेंगे? समाज के लिए और स्पेशली पेरेंट्स के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वी हैव टू नर्चर आवर बेबी एज ए होलिस्टिक डेवलपमेंट, लाइक हिज मेंटल हेल्थ, हिज फिजिकल हेल्थ एंड, क्योंकि ये ही हमारी भावी पीढ़ी आगे देश का भविष्य बनेगी। तो उनका स्वास्थ्य, उनका मानसिक स्वास्थ्य अगर सुदृढ़ रहेगा तो ही हमारा देश एज ए होलिस्टिक प्रोग्रेस कर पाएगा। तो उसके लिए हमें बच्चे को जो है अच्छा पोषण देना है, अच्छी एजुकेशन देनी है और बीमार होने पर तुरंत अपने जो नियर बाई जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर है उससे कंसल्ट करके और उचित परामर्श के साथ बीमारियों को एड्रेस करना है। जी। धन्यवाद डॉक्टर दीपेंद्र गर्ग जी। ये एपिसोड हमारे दर्शकों के लिए लाभदायक होगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।